हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड पार्ट में हमने जो है यहाँ तक पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का यूज किसने करा और इसकी नींव किसने डाली और फिर इंडिया में इसकी नींव किसने डाली। और उसके बाद में हमने ये बात करी थी कि जो है इसका हिस्ट्री क्या रहा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझा था और बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे नाम के बारे में हम बात की थी। और इसके बाद में हम लोगों ने इस पहले वाली वीडियो में जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 है उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिएगा। फिर पार्ट ये जो 2 है इसको देखिएगा। पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे कि जो है हमारे यहाँ पर देख रहे हैं स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मीन्स इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के चरणों के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है आइसोलेशन ऑफ डीएनए और डिजायर जीन और इंटरेस्ट ऑफ जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा ऐसा डीएनए होता है जिसमें हम किसी जीवधारी का लक्षण समाविष्ट करना चाहते हैं और उस किसी भी डीएनए में वो लक्षण को समावेशित कर दिया जाए तो उस प्रकार से या दोबारा से डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले या बेहतर तरीके से समझने के लिए जो क्वेश्चन हो उसको पहले आप सही तरीके से पढ़िए, फिर वो क्वेश्चन खुद ब खुद आपको आंसर ला के देगा। जैसे कि हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम बात करें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, तो यहां पर आप देख रहे हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसका मतलब क्या होता है ये शब्द खुद ब खुद बताएगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट शब्द यहां पर आप देख रहे हैं री और कंबाइन से मिलकर बना हुआ है। री का मतलब होता है अगेन, और आप कह सकते हैं फिर से, या इसको आप कह दें पुनः। क्या कह देंगे? पुनः कह देंगे। और इसके बाद में कंबाइन का मतलब होता है दोबारा जुड़ना या संयोजित होना, तो इसे आप चाहे संयोजक कह दें या आप कह दें कि योजित होना, या पुनः को आप पुनः कह सकते हैं और पुनर् कह सकते हैं। इसीलिए इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कहा जाता है? पुनर्संयोजित डीएनए। पुनर्संयोजित डीएनए कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। कहने का मतलब ये है, अब इसको हम किस प्रकार से समझें, तो कोई भी डीएनए है, जैसे मान लीजिए कोई भी डीएनए है, जैसे किसी जीवधारी का डीएनए है, ये किसी जीवधारी का डीएनए है और इसमें यहाँ पर जीन्स दिख रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इस वाले जीन्स को हटा दिया जाए और इसकी जगह पर दूसरा जीन्स ला दिया जाए और लगा दिया जाए। तो अगर इस डीएनए के इस भाग से इस जीन्स को हम यहाँ से हटा दें और हटाने के बाद में हम दूसरा जीन्स यहाँ पर चिपका दें लाइगेज की मदद से, वो तो हम पढ़ेंगे स्टेप में, और दूसरा जीन्स चिपका दें, तो इस प्रकार से अब ये डीएनए जो है फिर से बनाया गया है। तो इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कहने का मतलब है जब कोई एक शुद्ध डीएनए में कुछ हम जोड़ते हैं या वहां से कुछ हटाते हैं और इस प्रकार से जोड़ने या हटाने से जो फिर से बना हुआ डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आई है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, आप थम्स अप जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आप देख रहे हैं गर्मी हो रही है तो ये थोड़ा सा जो है हमें पसीने से लड़ने की और गर्मी को सहने की एनर्जी जो है मिल जाएगी आपके थम्स अप करने से। तो आप जरूर वीडियो को देखिएगा और अगर वीडियो सही लगता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। अगर किसी भी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपके सुझाव का। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। अब हम बात करेंगे कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमारे पास में 2 एंजाइम होने चाहिए। तो दोस्तों हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें 2 एंजाइमों की जरूरत पड़ती है और वो 2 एंजाइम हर बच्चे को आना चाहिए। तो 2 कौन से एंजाइम हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे
एक हमारा होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार का होता है। एक होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो डीएनए के आंतरिक, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ये दो प्रकार का होता है। इसको हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है उसे हम रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम याद रखना है। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहाँ पर काम करता है और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम कहाँ पर काम करता है। देखिए, अगर कोई डीएनए है, अगर मान लीजिए ये डीएनए है और डीएनए के हमें अगर बाहर वाले हिस्से, अगर इस हिस्से को काट कर हटाना है या इस हिस्से को काट कर हटाना है, तो हम रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं इस डीएनए में कुछ हेर फेर करना है, इसको रिमूव करना है, तो हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग करेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमें इस डीएनए का, इस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को याद रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कई नाम भी होते हैं, हम नाम के बारे में भी बात करेंगे। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के जो नाम होते हैं उनका आप नाम याद रखेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, इसे मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। इसके अलावा और इसका क्या नाम होता है? मॉलिक्यूलर नाइफ। कहने का मतलब है, इसको हिंदी में कहेंगे आणविक कैंची। क्या कहेंगे हिंदी में? आणविक कैंची कहेंगे। क्या कहेंगे? आणविक कैंची कहते हैं। आणविक कैंची। और यहाँ पर इसको जो है आणविक चाकू कहेंगे। क्या कहेंगे? आणविक चाकू कहते हैं। इसके अलावा इसको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो इसके 3 नाम हमें याद रखने हैं। आणविक कैंची, आणविक चाकू। इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है, दूसरा इम्पोर्टेंट हमारा एंजाइम है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में काम आता है। वो दूसरा एंजाइम हमारा है लाइगेज। कौन सा एंजाइम है? लाइगेज। इसका भी दूसरा नाम होता है, इसे मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं क्योंकि ये डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये हमारे 2 एंजाइम आप याद रखेंगे, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम। ये डीएनए को काटने का काम करता है और ये डीएनए के भागों को जोड़ने का काम करता है। इतनी बातें आप समझ में आ गई आपको। तो अब हम बात करेंगे कि क्या स्टेप होते हैं, किस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं। इसको मिटाने के बाद में आपसे बात करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के क्या स्टेप होते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए, जिस किसी भी डीएनए के या किसी जीवधारी में अगर, देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बनाते क्यों हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों बनाते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे कोई बच्चा है, कोई बच्चा गर्भ में पल रहा है और उसको
इम्यूनोसेंटेसिस द्वारा जांच हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे में अनुवांशिक रोग है। अब अनुवांशिक रोग है बच्चे में, जो बच्चा भी गर्भ में पल रहा है, अब उसमें रोग को हटाना है। तो जब बच्चा जन्म ले लेगा तब रोग को हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब क्या किया जाएगा, अब उसके डीएनए में ही कुछ करा दिया जाए। तो जिस समय बच्चा बन रहा है, भ्रूण बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, तो उसमें क्या करा जाए कि जो भी जीन्स उस रोग के लिए जिम्मेदार हैं, उस जीन्स को हटा दिया जाए और उसकी जगह पर जो है अच्छा वाला जीन्स डाल दिया जाए। तो अब किस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस बच्चे का डीएनए निकाल के फिर उसमें से जो विकार है, गड़बड़ी है, उस जीन्स को हटाओगे, उसकी जगह पर दूसरा जीन्स चिपकाओगे, तो बच्चे का बना हुआ डीएनए कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो इसी प्रकार से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना सीखेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें प्लाज्मिड की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, प्लाज्मिड की आवश्यकता होती है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डोनर डीएनए लेंगे। क्या लेंगे बेटा, डोनर डीएनए। यहां पर आपको दिख रहा है डोनर डीएनए का मतलब ये है कि कोई ऐसा डीएनए जो अपना जीन्स देने के लिए तैयार है, जिसका हम जीन्स डालना चाहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, डोनर डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे, डोनर डीएनए कहेंगे। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे कि एक प्लाज्मिड भी ले लेंगे, प्लाज्मिड भी ले लेंगे। और अब हम बात करेंगे कि ये प्लाज्मिड क्या है। इसके पहले वाली वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 में हमने बायोलॉजी उसका प्लाज्मिड का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन फिर से हम यहां पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखिए जब कोई जीवाणु कोशिका होती है, जब कोई जीवाणु कोशिका होती है तो उसमें डीएनए होता है। तो ये मुख्य डीएनए भाग है या मुख्य केंद्रिक पदार्थ है। इसके अलावा सूक्ष्म छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए के अणु होते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये क्या है, प्लाज्मिड है। अब आप लोगों को समझ में आया, प्लाज्मिड कहां से आएगा, जीवाणु कोशिका से आएगा। कहां से आएगा, जीवाणु कोशिका से आएगा। और ये भी क्या है, प्लाज्मिड भी क्या है, हमारा डीएनए है। क्या है, डीएनए है। तो प्लाज्मिड का कार्य क्या होता है, प्लाज्मिड जो हमारा होता है इसको हम वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। अब बात ये आई कि वेक्टर का कार्य क्या होता है। वेक्टर का मतलब होता है वाहक। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वाहक होता है। मतलब किसी चीज को, जो भी कोई एक वस्तु को ले ले और दूसरी जगह पर पहुंचा दे, तो वो उसका वेक्टर हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारे, जैसे देखिए मच्छर टहल रहा है, मच्छर टहल रहा है, मच्छर बहुत सारे रोगों का वेक्टर है। जैसे ये प्लाज्मोडियम, इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, एनाफ्लीज डेंगू, जैसे इसके अलावा फलेरिया, बहुत सारे रोगों को जो है मच्छर क्या करता है, वेक्टर है मच्छर। तो उसी तरह से ये प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर है। किसका वेक्टर है, डीएनए को ढोने का काम करेगा। तो बात यह आई कि इसमें हम जोड़ेंगे कैसे, तो इसके लिए क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जिसको इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं REE। इस एंजाइम की मदद से ये भी टूट जाएगा और ये भी टूट जाएगा। तो अगला स्टेप जो बनेगा वो ये रहेगा, ये प्लाज्मिड अब कट गया, तो कटा हुआ जो प्लाज्मिड है, और यहां पर ये आप देख रहे हैं, जैसे यहां पर जो हमारा होगा, ये डीएनए भी जो है फ्रेगमेंट्स में टूटेगा। किसमें टूटेगा, फ्रेगमेंट्स में टूटेगा। फ्रेगमेंट्स मीन्स होता है खंड। डीएनए के छोटे छोटे खंडों को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा जो है डिजायर्ड जीन है या इंटरेस्ट ऑफ जीन है। ये डिजायर्ड जीन का मतलब होता है, यहां पर हम लिख देंगे डीएनए
फ्रेगमेंट डीएनए के अणु हैं और ये हमारा जो है डिजायर्ड जीन है, मतलब इसी को सिलेक्ट करना है। ये डिजायर्ड जो जीन है, डिजायर्ड जीन का मतलब होता है जो इंटरेस्ट ऑफ जीन है, जिसको हम निकालना चाहते हैं, वो इंटरेस्ट ऑफ जीन जो है या डिजायर्ड जीन जो है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके साथ में जितना भी डीएनए फ्रेगमेंट्स होगा और कट प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और कौन सा एंजाइम डालेंगे, लाइगेज एंजाइम डालेंगे। कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। और लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, ये प्लाज्मिड जो होगा यहाँ पर ये कट प्लाज्मिड के साथ लाइगेज एंजाइम की मदद से ये जो डीएनए होगा, डीएनए या डिजायर्ड जीन जो होगा ये यहां पर जुड़ जाएगा। अब इस प्रकार से ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, ये इंटरेस्ट ऑफ जीन या डिजायर्ड जीन है, डीएनए है, और ये प्लाज्मिड डीएनए है। तो अब यहां पर जो डीएनए बना, ये जो डीएनए बना है ये फिर से बनाया गया, दोबारा बनाया गया, इसलिए इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखिए यहां पर हम इस पॉइंट के हिसाब से इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए का स्टेप्स है। डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो चाहिए, और हमको प्लाज्मिड चाहिए और डिजायर या डोनर डीएनए चाहिए। डोनर जो डीएनए है उसमें से हम कोई जीन्स निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए और प्लाज्मिड को कट करने के लिए क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करते हैं, और कट हो जाने के बाद जब जोड़ना होता है तो लाइगेज एंजाइम का उपयोग करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। इन शॉर्ट आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए आर डिजायर्ड जीन आर इंटरेस्टेड ऑफ जीन या इंटरेस्टेड जीन जो होता है, मीन्स डीएनए को किस प्रकार से आइसोलेट करते हैं, डीएनए को किस प्रकार से पृथक किया जाएगा। तो देखिए हमारा जो डीएनए होता है या जंतुओं का जो डीएनए होता है या पौधों का जो डीएनए होता है, ये अगर हम बात करें पौधों का डीएनए, जो प्लांट सेल होती है, सेल से सेल को ब्रेक डाउन करने के बाद में डीएनए निकालना पड़ेगा। तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए अगर हम किसी प्लांट सेल से आइसोलेट करते हैं तो प्लांट सेल जो है प्लांट सेल में जो सेल वाल होती है, और सेल वाल को तोड़ने के लिए सेलुलोज एंजाइम का उपयोग करते हैं, क्योंकि सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा जैसे किसी प्लांट सेल को सेलुलोज होता है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलुलेज एंजाइम की मदद से सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसके अलावा अब उसमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल निकला, न्यूक्लिक सब्सटेंस निकला, तो उसमें अब आरएनए भी है। तो आरएनए को डिजॉल्व करने के लिए, आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए, अलग करने के लिए क्या करते हैं, आरएनएज एंजाइम का उपयोग करते हैं। इसके अलावा उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन है यानी जो प्रोटीन है, तो प्रोटीएज एंजाइम का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से जो है हम मोस्टली इन सब चीज़ों को नष्ट करने के लिए जो है हम एंजाइमों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कवक है, तो कवक की जो सेल वाल होगी वो काइटिन की बनी होती है, तो इसमें काइटिनेज जो एंजाइम होता है उसका उपयोग कर लेते हैं। और सेम आरएनए को नष्ट करने के लिए आरएनएज एंजाइम का उपयोग करेंगे, और प्रोटीन को नष्ट करने के लिए प्रोटीनेज एंजाइम का, प्रोटीएज जो एंजाइम होगा उसको उपयोग करेंगे। उसी प्रकार से जब कोई जंतु कोशिका होगी तो उसमें सेल वाल होती नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो उसमें आरएनएज का उपयोग करके आरएनए को नष्ट कर दिया जाएगा, और प्रोटीएज एंजाइम का उपयोग प्रोटीन को नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसी बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल या डीएनए को आइसोलेट करना है, तो उसकी सेल वाल जो होगी वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। तो उसमें हम लाइसोजाइम एंजाइम डाल के उसकी सेल वाल को क्या करते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। अब बात यह है कि डीएनए को देखिए यहाँ पर आइसोलेट कर लिया गया, यहाँ पर डीएनए को क्या किया गया है, आइसोलेट किया गया है। तो इस प्रकार से अब जब डीएनए को आइसोलेट कर दिया गया, दूसरा आता है स्टेप कटिंग ऑफ डीएनए बाय यूजिंग आरईई। मीन्स देखिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करते हुए डीएनए को कट करना है। मीन्स डीएनए को काटना है, और किसके द्वारा,
रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। तो देखिए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से डोनर डीएनए को यहाँ पर काटा गया है और ये जो है यहाँ पर डिजायर्ड जीन या इंटरेस्ट ऑफ जीन जो है वो वहां पर सिलेक्ट कर लिया गया है। उसके बाद दिया गया है सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कहने का मतलब यह है कि पृथक्करण करना है, पृथक करना है, किसको करना, डीएनए को करना, किसके द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रक्रिया का नाम है। इसमें जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस पर एक शॉर्ट नोट होता है जिसको हम जो है एक अलग शॉर्ट वीडियो के या शॉर्ट नोट के रूप में वीडियो क्लिक करेंगे, तब आपको उसमें डिटेल्स में बताएंगे। इसमें आपको होता क्या है ये चीज बता देते हैं। यहाँ पर जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डीएनए का फ्रेगमेंट कर दिया गया। अब इसमें क्या करना है कि एक छोटा सा बॉक्स होता है, क्या होता है, छोटा सा बॉक्स होता है और इसमें एगेरोज, जो एगेरोज एगार एगार का नाम सुने होंगे, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। इसमें एगेरोज जो होता है कल्चर भरा होता है और ये पोरस प्रकार का होता है। और यहाँ पर आप सभी को मालूम है डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर निगेटिव रहता है और यहाँ से इसको जो डीएनए को डाला जाता है, यहाँ पर डीएनए को डाला जाता है, इंजेक्टेबल किया जाता है और यहाँ पर धन आवेश होता है। तो जितने डीएनए के छोटे छोटे कण होते हैं वो बड़ी स्पीड के साथ पोरस होने के कारण यहाँ पर आ जाते हैं और इस प्रकार से छोटे छोटे डीएनए पार्टिकल्स को ले लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। इसको हम लोग अलग सेपरेट वीडियो में सविस्तार पढ़ेंगे। अगला यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, लिखा है 5 नंबर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय पीसीआर। कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए जब डीएनए बन गया, डीएनए यहाँ पर देखिए डीएनए जीन सेलेक्ट कर लिया गया। यहाँ पर डीएनए जो है सिलेक्ट कर लिया गया। हमको चाहिए कि बहुत सारी कॉपीज बनानी है, तो एक कॉपीज से बहुत सारी कॉपीज बनाने की कहने का मतलब होता है कि एक डीएनए से या एक जीन से, एक डिजायर्ड जीन से बहुत सारे डिजायर्ड जीन या बहुत सारे डीएनए का निर्माण करना एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। मीन्स डीएनए का आवर्धन, उसकी संख्या को बढ़ा देना। और किसकी मदद से, पीसीआर की मदद से। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है जो थर्मोसाइक्लर में चलती है। थर्मोसाइक्लर एक मशीन है, उसमें एक ट्यूब लगती है जिसको एपेंडॉर्फ कहते हैं। ये भी हम शॉर्ट नोट में समझेंगे इसको। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि इसका एक साइकिल चलने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है। एक साइकिल चलने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है और इसके 20 मिनट के चलने में क्या होता है, 1 मिलियन डीएनए बनता है और 30 मिनट तक चलने पर इसमें क्या होता है, 1 बिलियन डीएनए बनता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ब्रीफली समझेंगे, इसके बाद डिटेल्स हम समझेंगे। फिर लिखा है फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए देखिए इतना करने के बाद में क्या हुआ, उसका मिलान करा दिया गया प्लाज्मिड के साथ और क्या बन गया, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हो गया। उसके बाद में यहाँ पर बात आई कि ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट। कहने का मतलब यह है कि अब ट्रांसफर किया जाना चाहिए, किस लिए बनाया गया है। तो देखो हमने उदाहरण दिया था कि एमिनोसिंथेसिस हुआ किसी माँ के गर्भ का, तो उसमें उसके डीएनए में क्या था कि ये चीज की कमी थी। तो अब यहाँ पर इसके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बहुत सारे डीएनए बना ही लिए गए थे, किसकी मदद से, पीसीआर की मदद से। तो बहुत सारे बना लिए गए थे, फिर डीएनए बना लिया गया, बहुत सारे डीएनए बन गए और फिर अब क्या किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखो प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए दूसरे वेक्टर होते हैं, ठीक है, और जंतुओं में ट्रांसफर करने के लिए दूसरे वेक्टर होते हैं। जैसे टीआई प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड ही हमारे वेक्टर होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से पीबीआर 322 है, बहुत तरह के वेक्टर होते हैं। ये वेक्टर वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक चैप्टर है, इसको देखिए आप आराम से पढ़िएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में सब कुछ आएगा। तो टीआई प्लाज्मिड जो होता है, टीआई जो प्लाज्मिड होता है ये पौधों में उपयोग किया जाता है। इसको ट्यूमर इंड्यूसिंग कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। तो होस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर डीएनए भेजा जा रहा है, मतलब ट्रांसफर किया जा रहा है किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इन होस्ट मीन्स जिसमें भेजा जा रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी पौधे में भेजा जा रहा है इस पर्पज से कि वो पौधा हमें कुछ देगा। जैसे
आपको बता दें यहाँ पर कि आप सभी को मालूम है कि हम लोगों में जो इंसुलिन जो होता है वो बड़ी कमी आ रही है, जिसके कारण जो है मनुष्यों में, लोगों में बड़ा मधुमेह रोग हो रहा है। तो पहले के लोग क्या करते थे कि जो बलि देने वाले जानवर थे उनसे जो है अग्न्याशय से निकाल लेते थे। तो लेकिन उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ कि लोगों में एलर्जी होना, खुजली होना, बहुत सारे रोग होने लगे। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका निर्माण हम कॉमर्शियल लेवल पर कर दें। तो इसलिए अब करोगे क्या, क्योंकि आप सबको मालूम है कि प्लाज्मिड जो आपका जो पैनक्रियाज होता है, अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय से ही इंसुलिन निकलता है। तो इंसुलिन बनाने के लिए जो अग्न्याशय जो ग्रंथि होगी उसकी बीटा सेल से क्या होगा, बीटा सेल्स जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं उनकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। तो इन बीटा कोशिकाओं का अगर डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ लिया जाए और वही डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद उसका पीसीआर द्वारा और फिर एम्प्लीफिकेशन करा दिया जाए, बहुत सारे डीएनए बना दिया जाए, तो इंसुलिन क्या करता है यहाँ पर। अब जब किसी जीवधारी में ये इंसुलिन बनाने वाला डीएनए किसी जीवधारी में डालोगे तो वो जीवधारी क्या करेगा, इंसुलिन बनाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे ब्रेसिका नेपस एक प्लांट है, ब्रेसिका नेपस कौन सा प्लांट है, ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका नेपस एक ऐसा प्लांट है जिसमें हीरोडिन बनता है, मतलब क्या बनेगा, हिपैरिन बनता है। क्या बनता है, हिपैरिन बनता है। अब हिपैरिन तो एक हमारा ऐसा एंजाइम है जो जानवरों में बनता है, तो ये पौधे में फिर क्यों बनने लगा, क्योंकि ये हिपैरिन बनाने वाला जो डीएनए था, जेनेटिक कोड था, जेनेटिक मटेरियल था, वो पौधे में ट्रांसफर कर दिया गया। अब ट्रांसफर जब कर दिया गया तो अब ये पौधा क्या बनाएगा, हीरोडिन बनाता है। हीरोडिन बनाता है मतलब हिपैरिन बनाता है। तो अब देखिए अगला स्टेप है, लिखा है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स, मतलब जिस पौधे में यानी कि ब्रेसिका नेपस में जब जो फॉरेन जीन डाला गया, मतलब जानवरों का हिपैरिन बनाने वाला जो जीन डाला गया वो क्या हुआ, वो फॉरेन जीन हुआ पौधे के अकॉर्डिंग। तो लिखा है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स, मतलब जो पौधे में ब्रेसिका नेपस में जो हीरोडिन बनाने या हिपैरिन बनाने वाला जो जीन डाला गया उसका प्रोडक्ट को क्या करना है, ऑब्टेन करना है। क्या करना है, ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है। फिर प्राप्त करने के बाद में क्या करना है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, मींस डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, फिर कॉमर्शलाइजेशन करेंगे। कहने का मतलब यह है जब ब्रेसिका नेपस से हिपैरिन जब बनेगा, ब्रेसिका नेपस से जब हिपैरिन बनेगा तो यहां पर इसको मिटा देते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि जो डाउन स्ट्रीमिंग होता है, डाउन स्ट्रीमिंग किस प्रकार से होगा। देखिए डाउन स्ट्रीमिंग कहते हैं किसको है, डाउन स्ट्रीमिंग जो होगा, डाउन स्ट्रीमिंग में पहला चरण होता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे ब्रेसिका नेपस पौधा था, ब्रेसिका नेपस पादप था, इसमें से अब हिपैरिन को निकाला गया। क्या निकाला गया, हिपैरिन को निकाला गया तो बोला जाएगा कि एक्सट्रैक्ट किया गया। क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, निचोड़ लिया गया है, कलेक्ट कर लिया गया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में क्या होगा, उसमें कुछ अशुद्धियां भी होंगी तो उसको क्या करा जाएगा, प्यूरिफाई करा जाएगा, मीन्स प्यूरिफिकेशन होगा। क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन के बाद में क्या होगा, उसकी टेस्टिंग होगी। क्या होगी, टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग इसलिए होगी कि वो काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साइड इफेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये छोटे जानवरों पर होगा, रैट्स पर हो सकता है, रैबिट्स पर हो सकता है, तो इस तरह के जानवरों पर होगा, डायरेक्ट मनुष्य पर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में ये टेस्टिंग अगर 100% सक्सेस होती है तब फिर क्या हो जाएगा, कॉमर्शलाइजेशन हो जाएगा, मतलब मार्केट में बिक्री शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ये हमारे स्टेप थे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी वीडियो में, आपको ये समझ में आया या नहीं आया, अपनी राय जरूर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।